हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी को आगे और एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आइसोलेटेड कहने का मतलब एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा। तो ये तो पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर की ओर निकाल करके दिखा दो। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज होता तो नेक्स्ट हेडिंग डाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज। मीन्स एक निगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो निगेटिव चार्ज में क्या होगा, इधर से ये आएगा। सॉरी, निगेटिव फील्ड में निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाता है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए वो हो गया, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के लिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। क्या बोला कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास में रखे हुए हैं तो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम। अब देखो, सबसे पहले चीज कि अगर एक लाइन ऐसे बनाते हैं, एक लाइन यहां से ऐसे निकालते हैं तो ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि इसके प्रॉपर्टी में लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है जब दोनों का चार्ज सेम है, यानी कि यहां भी क्यू चार्ज है और यहां भी क्यू चार्ज है। तो होगा क्या, देखो जैसे ये लाइन इधर से आया, ये लाइन इधर से आया, इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। तो ये लाइन इधर आकर के इधर घूम जाएगा, ये लाइन इधर आकर के इधर घूम जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। तो दोनों चार्ज अगर इक्वल है तो एग्जैक्ट मिडिल में यहां से चार्ज ये लाइन आएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। लेकिन ये देखिए यहां से लाइन निकलता हुआ पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से ये, और दोनों तरफ नंबर ऑफ लाइंस इक्वल बना है। इधर वाले को आप ऐसे भी बना दो, एक्चुअली ये थोड़ा सा डेविएट तो होता है, लेकिन ऐसे कर दे।
ये हो गया किसके वजह से कि दो, एक्चुअली ये सब भी थोड़ा थोड़ा कर्व रहेगा, थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि, लेकिन ये तब होगा ना जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम चार्ज हो। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, इफ चार्जेस आर एट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो, मीन्स यहां पे अगर 2q हो और यहां पे q हो, तो ये जो पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। तो ये जो बीच वाला पॉइंट था वो वहां नहीं होकर के इधर शिफ्ट कर जाएगा। सोचो, यहां दोनों सेम था तो इक्वल डिस्टेंस पे आकर के मुड़ता था, ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो ये इधर ज्यादा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, तो ये ज्यादा पास होकर के तब जाएगा। जिसका मैग्नीट्यूड कम, उसके पास में ये वाला लाइन शिफ्ट करेगा। और जब चार्ज अलग अलग है तो दोनों में नंबर ऑफ लाइंस भी डिफरेंट बनाए। ठीक है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास रखा हुआ हो तब। लेकिन कैसा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो देखो, इस पॉजिटिव से निकलेगा लाइन और निगेटिव में इंटर करेगा, इस पॉजिटिव से आएगा इस निगेटिव में, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम। ये देखिएगा, ये जो कर्व वाला पोर्शन है ना, एग्जैक्ट बीचों बीच होना चाहिए, यहां से जाकर के फिर मुड़ना चाहिए। इसी में अगर ऐसा हो कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा, तब देखते हैं क्या होता है। इफ चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो, यानी कि
ये +2q और यहाँ पे -q। तो ये लाइन जो जाता था ना, ये चार्ज, ये जो था ना यहाँ पे जाकर के ये जुड़ेगा, ये सेंटर पे नहीं होकर के, ये देखो ना जैसे बीचों बीच पूरा कर्व है ना, तो ये कर्व ऐसे जाकर के यहाँ पे ये ज़्यादा ये होगा। यहाँ से निकलता हुआ लाइंस ज़्यादा दिखाएंगे, यहाँ पे इंटर करते हुए कम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, तो अगर हॉलो स्फीयर है तो चार्ज जो भी रहता है वो हॉलो स्फीयर के सरफेस पे होता है। तो अंदर में जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा क्या? नहीं होगा। तो जो भी चार्ज है, तो इस अगर पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो इसके लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो निकलेगा ना जब, तो उस समय सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझिएगा ये क्या है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यही क्या होता है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। अगर मान लो कि एक एरिया है ए, इससे n नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं। अगर n ए एरिया से n नंबर ऑफ लाइंस पास करते हैं तो यूनिट एरिया से कितना हो जाएगा? n बाई ए नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे, और इसे ही बोलते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये डेंसिटी जो है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर यहां पे, ये पहले भी हम आपको बता चुके थे पिछले लेक्चर में, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये लाइंस पास होंगे मीन्स इस एरिया में नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे। मीन्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force is directly proportional to magnitude of
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स N by A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA और N क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया ए, इस ए एरिया से पास होने वाले लाइंस है N। तो अभी जो हम देखे थे N बाई ए था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इस N को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, और इसे ही बोलते हैं फ्लक्स। तो हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ ये समझिएगा, किसी भी एरिया से जितने भी नंबर ऑफ लाइंस पास करे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अगर लिखे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through any area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी एरिया, मींस किसी भी एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे ना, वही उसका फ्लक्स है। इट इज डिनोटेड बाई फाई। कैसे से डिनोट करते हैं, फाई से। अब देखते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। बोलोगे कैसे, तो ये क्या है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर है, तो नंबर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये देखिएगा, ये जो आया था n इज प्रोपोर्शनल टू EA, n क्या है, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। इसका मतलब है, अच्छा एक वेक्टर में अगर ये स्केलर होता तो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर में तो कंप्लीट जो बनेगा ये क्या बनेगा, वेक्टर ही रहेगा। तो क्या वेक्टर स्केलर इक्वल हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी स्केलर है तो ये कंप्लीट ये क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर। तो स्केलर कब होगा, तो उसके लिए एरिया को भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मानना होगा, तब जाकर के दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो लेट एरिया बी वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को कैसा क्वांटिटी लिए, वेक्टर। आप जानते हैं ना ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए बी स्केलर क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है, ए बी होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा तो एक नंबर होता है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये स्केलर क्वांटिटी तब होगा जब ये ए क्या हो जाए, एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो जाए।
तो एरिया को हम कैसा क्वांटिटी लेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप का एरिया देखते हैं, एक प्लेन एरिया और दूसरा कर्व्ड एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन एरिया। अगर ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में हो ना, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर इसका नाम दे दे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये एक क्यूब है, इट इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। इसका साइड का लेंथ कितना है? ए है। तो अगर हमसे बोला जाए कि ये वाला एरिया सी डी ई एफ एरिया ऑफ सी डी ई एफ, तो देखो ये क्यूब है, इसका मतलब ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, हर एक लेंथ इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर बोल सकते हैं। एरिया ये लेंथ इंटू ये लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन हम बोले वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस सरफेस को आप इमेजिन करें कि ये सरफेस कैसा होगा? ऐसा, ये साइड है ना, मींस ऐसा एक सरफेस होगा। इस सरफेस को देखने के लिए ऑब्जर्वर किधर खड़ा रहेगा? इस साइड में। इस क्यूब को अगर देखना है तो ऑब्जर्वर इसी डायरेक्शन से देखेगा ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हुआ, बात समझेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर, और ये डायरेक्शन किसका है? आई कैप का, इसीलिए यहां पे क्या लिखेंगे? आई कैप। अगर एरिया देखे ए बी जी एच, तो लेंथ तो हर एक साइड का लेंथ तो वही है, तो एरिया हो जाएगा वही, लेकिन ये इधर वाला साइड है, ऐसा साइड है, तो इस साइड को देखने के लिए ऑब्जर्वर को किधर रहना होगा? उस साइड से देखेगा, तो इधर से बाहर की ओर, एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो उधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। तो आगे लगाएंगे माइनस आई कैप। अगर देखिए ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया ऑफ बी सी एफ जी होगा तो ए स्क्वायर, और ऊपर का डायरेक्शन जे कैप, तो जे कैप। एरिया ऑफ ए डी ई एच ए स्क्वायर माइनस जे कैप, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर नीचे। इसी तरीके से एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये कौन है? इस क्यूब का पीछे वाला सरफेस, उससे बाहर की ओर। तो ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस, आगे होता है प्लस जेड एक्सिस, अंदर होता है माइनस जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर के कैप। और एरिया ऑफ ई एफ जी एच ए स्क्वायर के कैप। तो एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया रहे
कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मान लो ये कोई कर्व सरफेस है, तो छोटा छोटा एरिया ब्रेक करेंगे। यहाँ पे DA1, यहाँ DA2, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर DA3, तो नेट एरिया कैसे निकलेगा? DA1, DA2, DA3 ऐड कर दे, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ DA। मीन्स छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दे तो नेट एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहां वेक्टर लगा देना था पिछले वाले में। नेक्स्ट देखते हैं एरिया वेक्टर ऑफ हेमिस्फीयर। अगर ये एक हेमिस्फीयर है तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लेंगे और कितना, पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे सोचे ना कि अगर इधर से लाइट जलाते हैं और इधर स्क्रीन लगाते हैं तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इस साइड से ये क्या है, सर्कुलर, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अगर ये ऐसे रहता तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर लेते, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे लाइट मूव करे तो, पास करे तो फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चलते हैं। तो हम लोग देखे थे कि वो जो n था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था E इंटू ए के, यानी कि, और n को ही बोलते थे फ्लक्स। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड A, ये दोनों का मल्टीप्लाई था, यानी कि फ्लक्स क्या था, E और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया phi इक्वल्स टू E डॉट A। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये पूरा स्केलर होना चाहिए। ये स्केलर तब होगा जब ये भी वेक्टर एंड ये वेक्टर और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है। तो हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अगले क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।